What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, जिस तरह पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर्स का प्रोमिनेंस सामने आया, उसी तरह आज और आने वाले समय के लिए स्पेस एक की सेक्टर बन चुका है। हालांकि इनिशियल स्टेज में लगभग हर देश में इस सेक्टर की शुरुआत गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के रूप में हुई थी, लेकिन वक्त के साथ प्राइवेट प्लेयर्स का शेयर बढ़ता जा रहा है। जहां बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे अनेक ट्रेडिशनल चैलेंजेस से जूझ रहे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट के मुकाबले प्राइवेट प्लेयर्स इस सेक्टर में अपने पोटेंशियल को खूब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। साथ ही जैसे जैसे इस सेक्टर में नए स्टार्टअप्स की एंट्री हो रही है, वैसे वैसे इस सेक्टर का बेस भी एक्सपैंड होता जा रहा है। अर्नस्ट एंड यंग कंसल्टेंसी के एस्टिमेट्स के मुताबिक स्पेस इकोनॉमी 2020 में $447 बिलियन के मुकाबले ईयर 2025 में $600 बिलियन तक ग्रो कर सकती है। यानी इन स्टार्टअप्स के लिए इस सेगमेंट में असीम संभावनाएं मौजूद हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करके ये अपने आप को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जिस तरह इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगभग हर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वैसा ही हेल्दी पार्टिसिपेशन रेट स्पेस इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर स्काई रूट एरोस्पेस ने पिछले साल नवंबर में इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया था। वहीं इसरो के PSLV C54 ने पिक्सल कंपनी के हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट आनंद और ध्रुवा स्पेस कंपनी के 2 रेडियो कम्युनिकेशन नैनो सैटेलाइट्स थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया। एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में $100 मिलियन से भी ज्यादा का कैपिटल फ्लो हुआ है, जो इस साल 3 गुना बढ़ सकता है। अब तक प्राइवेट सेक्टर का जीरो फेलियर ट्रैक इंडिया की कैपेबिलिटी बिल्डिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और कैपिटल रेजिंग की ताकत को दर्शाता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज चाइना और रशिया के जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन के चलते इंडिया इस प्रॉफिटेबल स्पेस इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनता जा रहा है। इनफैक्ट अगर सब कुछ ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो शायद कुछ सालों में वो अपने आप को इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का एक डिपेंडेबल ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर सकता है। कई सालों तक स्पेसएक्स के साथ साथ रशिया और चाइना के एस्टैब्लिश्ड नेशनल स्पेस प्रोग्राम्स सैटेलाइट लॉन्चेस के प्राइमरी सोर्सेस थे, लेकिन हाल ही में चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना और यूएस के बिगड़ते टाइज के चलते कई पोटेंशियल कस्टमर्स इनकी सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि वनवेब ने 36 सैटेलाइट के लॉन्चेस के लिए इंडिया के न्यू स्पेस को चुना, जबकि पिछले साल रशिया ने इनके लॉन्च को प्रिवेंट कर दिया था। न्यू स्पेस को 2019 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के कमर्शियल डिवीजन के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्पेस इंडस्ट्री को भी डेवलप कर इंडिया को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक लीडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहता है। और इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इसी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये इंडिया को स्पेस टेक का एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बना रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। 1960s के दौर में स्पेस टेक्नोलॉजी कई इंडियंस के लिए महज एक ख्वाब था। हालांकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि साइंटिफिक एडवांसमेंट इंडिया के फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके चलते 1961 में स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। लेकिन 20वीं सेंचुरी के एंड तक इंडिया को एज अ आउटसोर्सिंग हब ही माना जाता रहा, और ये इसलिए नहीं कि हमारे पास सुपीरियर साइंस और इंजीनियरिंग स्किल्स थे, बल्कि इसलिए कि इंडिया में एक कॉस्ट एडवांटेज था। 21वीं सेंचुरी में यही फैक्टर एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इंडिया दुनिया भर के स्पेस मिशंस और सैटेलाइट के लिए सबसे रीजनेबल लॉन्च पैड है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई, जब इंडिया के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिया गया। इसके चलते आज इंडिया दुनिया के उन टॉप 5 नेशंस की लिस्ट में शुमार हो गया है जो अपने स्पेस सेक्टर के लिए जाने जाते हैं। दरअसल 2020 में सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को इंडियन स्पेस इकोसिस्टम का पार्ट बनाने के लिए सप्लाई ड्रिवन मॉडल को डिमांड ड्रिवन मॉडल से रिप्लेस किया, ताकि देश में इस तरह के स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जा सकें, जिसकी मदद से इंडिया को ग्लोबल डिमांड का एपिसेंटर बनाया जा सके। सरकार ने यह भी महसूस किया कि प्राइवेट प्लेयर्स को इस सेगमेंट में लाने के लिए उन्हें स्मूथ से स्मूथ मैकेनिज्म सेटअप क्रिएट करने की जरूरत है। इसी के चलते सरकार ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर या IN स्पेस का फॉर्मेशन किया।
ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी थी जिसका गठन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या DOS के अंदर किया गया ताकि इन स्पेस टेक बनाने का सपना रखने वाले हर स्टार्टअप्स को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए सभी पेपर वर्क कॉम्प्लिकेशन से निजात दिलाई जा सके। इसी के चलते सरकार ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी ISPA का गठन भी किया, जिसका काम स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट करना था। नतीजा ये हुआ कि जहां साल 2019 में इंडियन स्पेस सेक्टर में सिर्फ 11 स्टार्टअप्स ऐड ऑन हुए थे, वहीं ईयर 2020 में इनकी संख्या 21 और 2021 में इनकी संख्या 47 रही। 2020 में इंट्रोड्यूस किए गए पॉलिसी रिफॉर्म्स का ही इम्पैक्ट रहा कि न सिर्फ आज इन स्टार्टअप्स की संख्या 100 से ज़्यादा है, बल्कि आज इंडिया ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां वो लो कॉस्ट स्पेस लॉन्चेस, माइक्रो सैटेलाइट्स और स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स में लीडरशिप एंजॉय करता है। आज ये 100 एक्टिव स्पेस टेक स्टार्टअप्स बिना इसरो पे डिपेंडेंट हुए इंडिपेंडेंट स्पेस एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत के पॉजिटिव माइंडसेट ने इन स्टार्टअप्स को इसरो के फैसिलिटीज यानी लॉन्च पैड्स और लैबोरेटरीज को यूज करने तक की सहूलियत दे दी है। यही कारण है कि आज इंडिया USA, चाइना, रशिया और यूरोपियन देशों के एलीट ग्रुप में खड़ा है। दोस्तों, जब हम स्पेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में SpaceX, ब्लू ओरिजिन या वर्जिन गैलेक्टिक जैसे अमेरिकन कंपनीज का नाम ही पॉपअप होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, साल 2020 में इंडिया स्पेस इकोनॉमी $9.6 बिलियन की थी, जो बेसिकली गवर्नमेंट ड्रिवन फंड्स और प्रोग्राम्स पर ही बेस्ड थी। वही कारण था कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का शेयर महज 2% था। लेकिन टाइमली रिफॉर्म्स और इन्वेस्टर्स का इस सेक्टर में बढ़ते रुझान के कारण अब ये तस्वीर काफी तेजी से बदल रही है, जहां आज इंडिया में भी ऐसी कंपनीज खड़ी हो रही हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सहारे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से रॉकेट्स, लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स बिल्ड कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां कई पॉलिसी चेंजेस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बदौलत इन्वेस्टर्स भी अब इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 2 दशक में $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा ग्रो करने वाले ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडियन स्पेस टेक इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होगा। लेकिन ये संभव कैसे होगा और इसरो के अलावा वो कौन सी कंपनीज हैं जो इसे संभव करने में अपना योगदान देंगी? तो आइए इस स्पेस रेस में इंडिया की टॉप 5 कंपनीज पर एक नजर डालते हैं। स्काईरूट एरोस्पेस। दोस्तों, स्काईरूट एरोस्पेस एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत साल 2018 में इसरो के ही कुछ फॉर्मर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने की थी। इनमें 2 प्रोमिनेंट नाम साइंटिस्ट पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका का है। साल 2022 में स्काईरूट ने 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हासिल किए। पहला ये कि सितंबर में उसने अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड के थ्रू $50.5 मिलियन रेस किए। इसमें लीडिंग इन्वेस्टर सिंगापुर का एक सॉवरेन फंड GIC था। इस फंडिंग ने न सिर्फ स्काईरूट को इंडिया का मोस्ट फंडेड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप बनाया, बल्कि ये इंडिया के उभरते स्पेस सेक्टर में अब तक का लार्जेस्ट सिंगल राउंड ऑफ फंडिंग रहा। इस फंडिंग राउंड ने यह भी दिखाया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडियन स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। हालांकि बाहर की कंपनीज की फंडिंग से ये काफी कम है, लेकिन इंडिया के सफर की शुरुआत में ये काफी प्रोमिनेंट स्टेप था। स्काईरूट का दूसरा माइलस्टोन ये था कि नवंबर में वो पहला प्राइवेट स्टार्टअप बना जिसने होम सॉइल से रॉकेट लॉन्च किया। स्काईरूट का लॉन्च सब ऑर्बिटल था, यानी ये रॉकेट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बजाय एक ट्रेजेक्टरी तक जाकर दोबारा लौट आया। उस समय स्काईरूट के चीफ एग्जीक्यूटिव पवन कुमार चंदाना ने कहा था कि ये स्टार्टअप 2023 में पहला ऑर्बिटल लॉन्च प्लान करने जा रहा है। 2025 तक स्काईरूट हर महीने 2 सैटेलाइट लॉन्चेस टारगेट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इस स्टार्टअप की जर्नी देखने लायक होगी। पिक्सेल। दोस्तों, स्काईरूट से पहले पिक्सेल पहला इंडियन स्टार्टअप था जिसने अपनी पहली सैटेलाइट शकुंतला को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट लियो पे भेजा था। इसके बाद इस स्टार्टअप ने इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के C-54 मिशन के सहारे अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे वो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग कॉन्स्टलेशन स्टैब्लिश करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा पाया। स्काईरूट की तरह पिक्सेल भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ जब कनाडा के रेडिकल वेंचर्स ने उसके सीरीज ए में $25 मिलियन की फंडिंग को लीड किया। उस समय पिक्सेल इंडिया का मोस्ट फंडेड स्पेस स्टार्टअप था। उम्मीद ये है कि इस साल सैटेलाइट्स के फाइनल वर्जन के थ्रू ये ऑफिशियली कमर्शियल कस्टमर्स तक डेटा रिले कर पाएगा। इसके अलावा पिक्सेल अपनी खुद की सैटेलाइट फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करने जा रहा है और ग्लोबल माइनिंग फर्म रियो टिंटो जैसी कंपनीज के साथ
ऑलरेडी डील साइन कर चुका है। ये कंपनी ग्लोबल सैटेलाइट सर्विलेंस, इमेजिंग और डेटा एनालिटिक्स स्पेस में एक लीडिंग प्रेजेंस सिक्योर करने की राह पर है। अग्निकुल कॉस्मोस, दोस्तों जहां स्काई रूट इंडिया से प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने का पहला स्टार्टअप बना, वहीं अग्निकुल जल्द ही इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने जा रहा है जो अर्थ के ऑर्बिट को कवर करेगा। ये एक काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो उसे फ्रांस के एरियन स्पेस और यूएसए के स्पेसएक्स जैसे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चर्स का कॉम्पिटिटर बनाएगा। यही नहीं, अग्निकुल पहला ऐसा स्पेस स्टार्टअप है जिसने इसरो के प्रेमाइसेस में अपना ग्राउंड स्टेशन और मिशन कंट्रोल रूम ओपन किया। पिछले साल जुलाई में उसने अपनी रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लॉन्च की। इस वक्त अग्निकुल अकेला ऐसा स्टार्टअप है जिसके पास रोबोट्स बनाने के लिए अपना खुद का असेंबली चेन है। इस साल अग्निकुल पर खास नजर रहेगी क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट के साथ इंडिजिनसली बिल्ट रॉकेट अग्निबाण को लॉन्च करने जा रहा है। पिक्सल एंड स्काईरूट के साथ हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड ध्रुवा स्पेस तीसरा ऐसा इंडियन स्टार्टअप है जिसने एटलीस्ट एक सैटेलाइट या लॉन्चर स्पेस तक भेजा है। अब तक ध्रुवा स्पेस ने 2 टेक डेमोन्स्ट्रेटेड सैटेलाइट्स लॉन्च किए जो उसके सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है। इस स्टार्टअप के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर चैतन्य डोरा का कहना है कि इस साल एक फंडिंग राउंड को रेज किया जाएगा जिससे एक लार्ज स्केल सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ध्रुवा इंडिया का पहला ऐसा स्पेस स्टार्टअप होगा जिसकी अपनी व्हाइट लेबल सैटेलाइट मेकिंग असेंबली लाइन होगी। दोस्तों इंडिया के टॉप स्पेस स्टार्टअप्स में एक और अचीवर है बेंगलुरु बेस्ड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। पिछले साल नवंबर में बेलाट्रिक्स ने अनाउंस किया कि वो एक नई फैसिलिटी बना रहा है जहां वो सैटेलाइट थ्रस्टर्स डेवलप और टेस्ट करेगा। अब सैटेलाइट थ्रस्टर्स क्या है? तो सैटेलाइट थ्रस्टर्स स्मॉल इंजन्स होते हैं जो सैटेलाइट को अलाइन होने में और उनके इंटेंडेड ऑर्बिट्स तक रीच करने में मदद करते हैं। 5 एकर्स तक फैली $76 मिलियन की ये फैसिलिटी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस को एक की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप की तरह स्टैब्लिश कर सकता है जो इस साल के एंड तक कमर्शियल कंपोनेंट्स और पेरिफेरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इस स्टार्टअप के को-फाउंडर यशस कारनम ने कहा कि 2024 तक बेलाट्रिक्स एरोस्पेस स्पेस टैक्सीज स्पेस शटल्स का पहला फेज लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। ये स्पेस टैक्सीज सैटेलाइट्स को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक ट्रांसफर कर पाएंगी और इससे सैटेलाइट लॉन्चेस और भी अफोर्डेबल हो जाएंगे। वैसे तो इस स्टार्टअप के कई सर्विसेज लॉन्च होने बाकी हैं, लेकिन ये साल उसके लिए एक माइलस्टोन बन सकता है। दोस्तों इन कंपनीज के अचीवमेंट को देख के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की स्पेस जर्नी काफी एक्साइटिंग हो रही है। यही कारण है कि आज इंडिया के कई हैवी वेट्स इस सेक्टर में फिर से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फिर चाहे बात इंडिया के टेलीकॉम जायंट सुनील भारती मित्तल हो या फिर टाटास। इंडिया के पोटेंशियल को देखते हुए ग्लोबल टेक लीडर्स भी इस नए स्पेस जर्नी को बढ़ावा देने के लिए सामने आ रहे हैं। अब अमेजॉन वेब सर्विसेज को ही ले लीजिए जो अपने डेटा स्टोरेज और कटिंग एज सॉल्यूशन के थ्रू इस देश के स्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है ताकि वो इस $multi-billion मार्केट को यूटिलाइज कर सके। इन एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स को देख के ये कहा जा सकता है कि इंडिया एक स्पेस रिवॉल्यूशन के एज पे खड़ा है और जल्दी उसका खुद का SpaceX और वर्जिन गैलेक्टिक भी होगा। हालांकि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। दोस्तों इन डेवलपमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इन डेवलपमेंट से चाइना को क्या नुकसान हो सकता है या फिर भारत इन डेवलपमेंट्स को कैसे चाइना को काउंटर करने के लिए यूज कर सकता है। तो अमेरिकन थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक मार्च 2020 तक चाइना अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का 13.6% ओन करता था, जहां इंडिया के लिए फिगर 2.3% था। पिछले साल चाइना में 64 लॉन्चेस रिपोर्ट किए गए थे। वैसे तो चाइना के ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज अभी भी अपने रॉकेट्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंपनीज ऑर्बिटल लॉन्चेस खुद मैनेज कर पाए हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिया ने पिछले साल ही 5 लॉन्चेस किए हैं जो सारे के सारे इसरो या न्यू स्पेस के अंडर हुए। न्यू स्पेस की बदौलत आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पे कम्पीट कर रहा है और ऑब्जर्वर्स का मानना है कि वो जल्द ही एक मेन स्ट्रीम लॉन्च प्रोवाइडर बन सकता है। आज न्यू स्पेस इंडिया के लार्जेस्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट LVM-3 के प्रोडक्शन में लगा हुआ है। अब तक वो 52 इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है और इसी की बदौलत 2025 तक इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की वैल्यू $1 बिलियन छू सकती है। ऐसे में वो चाइना का एक फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज चाइना का आई स्पेस स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है और ये वही आई स्पेस है जो एशिया की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी थी।
ऐसे और भी दूसरे फैक्टर्स चाइना के कंपैरेटिव एडवांटेज को डिमिनिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसएक्स के चीपर ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी चाइना नहीं बल्कि इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि चाइना नॉर्थ अमेरिका के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकता और ज्यादातर डिमांड यूएस से ही आती है। ऐसे में इंडिया इस पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने फेवर में यूटिलाइज कर रहा है। कई सैटेलाइट ऑपरेटर्स चाइनीज रॉकेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बीजिंग के एक्सेस को लेकर काफी कंसर्न्स हैं और उसकी वल्नरेबिलिटी भी सबके सामने है। ऐसे में इंडिया यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे दूसरे पावर्स के साथ अपने टाइज स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर इंडिया अपने इस प्रोग्रेस को बनाए रखता है तो वो दिन दूर नहीं जब वो चाइना को इस स्पेस रेस में पीछे छोड़ देगा। लेकिन उससे पहले अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कई चैलेंजेस भी हैं और उनको समझना भी हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, इंडिया के रॉकेट्स ने कई रिलायबिलिटी इश्यूज फेस किए हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉनथन मैकडॉवल के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इंडिया का सक्सेस रेट 70% रहा है, जो यूएसए, यूरोप, रशिया या चाइना के 90% के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में इंडिया में लॉन्च का रिस्क ऑफ फेलियर थोड़ा हाई है, लेकिन बावजूद उसके मैकडॉवल जैसे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और आने वाले समय में इस फेलियर के रिस्क को थोड़ा कम किया जा सकता है। 2013 में इंडिया ने मार्स पे एक ऑर्बिटर भेजा था, जो उसी साल किए गए नासा प्रोब के 1/10 प्राइस में एग्जीक्यूट किया गया था। मैकडॉवल का मानना है कि ऐसे प्लेयर्स कमी हैं जिनके पास इतने सस्ते में लार्ज कैपेसिटी लॉन्च व्हीकल अवेलेबल है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। प्राइवेट स्पेस में कैपेसिटी बिल्डिंग एक थ्राइविंग इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है, जो इंडिया को फ्यूचर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में कई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी की बदौलत इसरो ने 36 OneWeb सैटेलाइट्स का पहला कमर्शियल लॉन्च किया, जिसके लिए लार्जेस्ट एवर लॉन्च व्हीकल LVM-3 यूज किया गया था। इससे दुनिया को इंडिया के कमर्शियल हेवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी के बारे में पता चला और इसने ग्लोबल मार्केट में इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ा दिया। लेकिन अल्टीमेटली इंडियन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के सक्सेस का असली प्रूफ इस बात से तय किया जाएगा कि आम इंसान के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां आधी पॉपुलेशन ब्रॉडबैंड कवरेज से बाहर है, जहां 65% आबादी रूरल एरियाज में बसी है, जहां 2011 सेंसस के मुताबिक 54% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जहां माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे में डिजिटल इंडिया जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कई रूरल हाउसहोल्ड्स को ब्रॉडबैंड कवरेज के अंडर लाकर एम्पावर कर सकते हैं। इससे किसानों को अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी का सक्सेस मिलेगा, जिससे वो वेदर पैटर्न्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस अपना सकते हैं और रिसोर्स वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे रूरल एजुकेशन डिजिटल क्लासरूम के अंडर आएगा, टेलीमेडिसिन सर्विसेज के थ्रू रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज ट्रांसफॉर्म होंगी और ऑनलाइन मार्केट्स रूरल और स्मॉल सेलर्स के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनेंगी। और तभी ये कहना सही मायनों में सही होगा कि इंडिया की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री डेवलप करी है। 5 दशक से भी पुराना इसरो अब तक इंडिया का स्पेस सेक्टर बोल्डली लीड करता आया है और हर दशक में अपनी काबिलियत का सबूत देता रहा है। लेकिन दुनिया के गिने चुने स्पेस फेयरिंग नेशंस में से एक होते हुए भी इंडिया ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है, बावजूद इसके कि इंडिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/5 है। इस देश में जहां डाउनस्ट्रीम स्पेस सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए इतनी बड़ी आबादी तैयार है और ऐसी एक लार्ज इकोनॉमी के लिए जिसमें छोटे बड़े कई बिजनेसेस हैं, इसरो अकेली इस स्पेस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को निरंतर अपने काम को बेटर से बेस्ट करने की जरूरत है, ताकि इसी तरह और भी प्लेयर्स इस स्पेस टेक इकोसिस्टम का पार्ट बन सकें। दोस्तों, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन को बिल्ड करने के पीछे स्टील का हाथ था, तो ये स्पेस ही होगा जो फ्यूचर सिविलाइजेशन की बुनियाद तैयार करेगा। और इसी थॉट के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो में हमने इंडियन स्पेस सेक्टर के एक्साइटिंग फ्यूचर को भी डिस्कस करा और साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस को भी डिस्कस करा। इस पूरे केस स्टडी पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर मेक इट लीडिंग ग्लोबल प्लेयर? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।